वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि क्लास 12th का अपना टॉपिक है। और इनका जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 12 मार्क्स के अराउंड ये जो यूनिट नंबर 7 और 8 जो कि एटम एंड न्यूक्लियाई है, ये लगभग इतना पोर्शन इसके अंदर आता है। तो हम इसको आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैं आज आपको बताऊँगा कुछ फैक्ट्स जो आप का इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर डेवलप करेगा और आप इसको सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि चीज़ें कैसे कैसे यहाँ पे चली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे एमिशन और टाइप्स उनके बारे में, कि एमिशन का मतलब क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, लास्ट तक आप बने रहिए। आप इससे कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ से सीख के जाएंगे, ये अपना वादा है। नेक्स्ट जो कंडक्शन इन गैसेस किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम कैथोड रेज क्या होती हैं और वर्क फंक्शन, तो ये सब टर्मिनोलॉजी हम इनको इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम आज लिंक करेंगे, किस चीज़ को लिंक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैं आज लिंक करने वाला हूँ मैटर और वेव्स को, जिसके बारे में मैक्सवेल ने शुरुआत की थी। तो ये बिल्कुल सिस्टमैटिक एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है, ताकि आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए सबसे पहले कि हिस्ट्री हम बात करेंगे। हिस्ट्री के अंदर आज हम कूद जाते हैं। हिस्ट्री विच लिंक्स मैटर एंड वेव्स। तो हम बढ़ते हैं इस पे। तो सबसे पहले जो मैक्सवेल साइंटिस्ट था, उसने लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, इसके लिए सर्टेन जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं, उनके बारे में बताया सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि मैक्सवेल जो ड्यूअल नेचर हम बोल सकते हैं, या फिर वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट firmly explained by Maxwell's set of equations। मैक्सवेल की जो सेट ऑफ इक्वेशंस थी किसके ऊपर, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन्होंने कुछ इक्वेशंस प्रोवाइड की थी। ये जब आप यूनिट नंबर 5 के अंदर जाओगे तब उसमें हम इसको कवर करेंगे, आगे समझाएंगे उसको क्लियरली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड जो हर्ज एक्सपेरिमेंट था, इनका जो मतलब एक प्रकार से हम बोल दें कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो किसने प्रोवाइड किया था, हर्ज ने। हर्ज एक्सपेरिमेंट इन 1887, लगभग 1887 के अराउंड जो हर्ज था, मतलब उसने इसका जो लाइट के पास जो वेव नेचर होता है उसको मतलब प्रूव कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो रोइंगटन था, लगभग 95 के अराउंड हम जैसे एक्सरेज की जो डिस्कवरी थी वो उसने बता दी थी। तो ये आप थोड़ा साइड में रख लेते हैं, क्योंकि जब हम कैथोड रेज की बात करेंगे तो उसके अंदर एक्सरेज आती हैं थोड़ी सी, ठीक है। इनकी डिस्कवरी किसने की थी, रोइंगटन ने। तो वहां पे हम इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सरेज जो होती हैं वो डेवलप की जाती हैं। अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा और थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अराउंड 1897 के अराउंड, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एक जो ट्यूब ले ली थी अपने पास, और इस ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड जो दो टर्मिनल्स अपने हैं, उनको किसी भी बैटरी से हम बोल दें कनेक्ट कर दिया हाई पोटेंशियल डिफरेंस से।
ये यहाँ पे उसने हाई पोटेंशियल का डिफरेंस हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये मैं पुट कर देता हूँ कैथोड और इधर मैंने राइट कर दिया एनोड। तो लगभग यहाँ पे जो प्रेशर रखा गया था उसकी वैल्यू थी 0.01 mm ऑफ मर्करी कोलम, लगभग इतना। तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो कैथोड था इसके ऊपर जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो ट्रैवल करते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो उसको उन्होंने नाम दिया कि भाई ये जो यहाँ से कुछ रेडिएशंस जाती हैं एनोड के ऊपर टकराती हैं और वहाँ पे हमें कुछ ग्लो महसूस होती है कि यहाँ पे जो कैथोड रेज थी हम उसमें लिख सकते हैं कि इसने बताया कि फ्लोरेसेंट ग्लो अपीयर्स एट एनोड। हर बार जब भी कोई मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ से लिबरेट होने के बाद कैथोड से वो एनोड के ऊपर जाता है तो उन्होंने बताया कि हर बार मतलब यहाँ पे ग्लो महसूस होती है, एक चमक सी आती है। अब उसके बाद जो थॉमसन था वो क्या बताता है कि ये जो रेडिएशंस यहाँ से कैथोड से एनोड के अंदर ट्रैवल करने का काम कर रही हैं, उसने इनका नाम रख दिया कैथोड रेज। ठीक है, जो ये रेडिएशंस थी, जो रेडिएशंस थी ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड नेम्ड कैथोड रेज, इसका नाम रख दिया गया कैथोड रेज। और इसी को जो कैथोड रेज थी बाद में ये कंफर्म हो गया कि भाई इनको ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी थॉमसन ने की थी, कब की थी, 1897 के अंदर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी उसके लिए इनको, ये डिस्कवरी किसने की मैंने बताया आपको, थॉमसन ने, जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया था। तो इसमें मैंने यही बताया था कि जब हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो लिबरेट होते हैं वो एनोड पे जाके टकराएंगे और ये सब काम जो हो रहा है इसके अंदर, इसको हम डिस्चार्ज थ्रू गैसेस नाम देते हैं। ये मैं आगे बताने वाला हूँ कि डिस्चार्ज कैसे होता है और क्या क्या उसके लिए कंडीशंस होती हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो रेडिएशंस कैथोड से एनोड के ऊपर जा रही है इनका नाम रख दिया गया क्या, कैथोड रेज। और बाद में उन्होंने बता दिया कि ये जो कैथोड रेज है वो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या अपने पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी उसके लिए इनको 1906 उस टाइम पे इनको इसी डिस्कवरी के लिए क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गई होगी किसने की, कैसे प्रोसेस चालू हुआ था, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर बात करते हैं इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर से जो E/M रेशियो था इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज जो रेशियो बोल देते हैं, जिसके अंदर E/M, मैंने बोला चार्ज टू मास रेशियो। तो ये जो E/M रेशियो था उन्होंने बताया थॉमसन ने कि इस E/M रेशियो की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, ये इसके इक्वल अपनी वैल्यू आती है। तो ये इस चीज को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये और कुछ नहीं है, इसके अंदर E/M, इसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो, और इसकी फिक्स्ड वैल्यू इतनी आती है। तो हम इसको सिंपल यहां पे याद भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो। तो ये मैंने बताया आपको।
अभी इसके जो नेक्स्ट जो काम चल रहा था इसमें, तो जो कैथोड जो रेडिएशंस होती थी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के अंदर ऑब्जर्व के अंदर आई थी कि जो कैथोड रेज होती हैं, तो इसमें बताया गया कि भाई कैथोड रेज और कुछ नहीं है, इनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बताया गया कि कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी यही है कि कैथोड रेज पे चार्ज कौन सा होता है, तो हम बताएंगे नेगेटिव चार्ज। सेकंड चीज इसके अंदर आता है कि ये चलती कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ये हमेशा कैसे चलती हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कैसे चलती हैं, स्ट्रेट लाइन। हम लिख सकते हैं ट्रेवल करती हैं किसके अंदर, इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट बताया कि भाई ये डिफ्लेक्ट होंगी या नहीं होंगी, जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो इन रेडिएशंस को डिफ्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें बताया गया कि ये डिफ्लेक्ट होती हैं, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है और ये इन दोनों के द्वारा डिफ्लेक्ट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट विलियम जो क्रूक्स साइंटिस्ट था, उन्होंने इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर इन कैथोड रेज के बारे में कुछ और डाटा बताया कि भाई ये और कुछ नहीं है, ये फास्ट मूविंग बीम होती है एक प्रकार से, किनकी, इलेक्ट्रॉन्स की। उसी को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड रेज। तो इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि डिपेंडिंग ऑन दिस प्रॉपर्टीज, विलियम जो क्रूक साइंटिस्ट था, विलियम क्रूक stated that cathode rays are beam of इलेक्ट्रॉन्स। ये और कुछ नहीं है, क्या, बीम्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और थॉमसन ने इनकी स्पीड के बारे में भी एक डाटा बता दिया कि ये जो होती हैं कैथोड रेज जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं लगभग 10% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। तो 10% का मतलब होता है 1/10 हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट का। तो थॉमसन ने जो डाटा इसमें और बताया अपने को, थॉमसन स्पीड ऑफ कैथोड रेज is about 10%। तो उन्होंने बता दिया कि इनकी जो स्पीड होती है लगभग क्या होती है, 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम कह सकते हैं नियरली जो इनकी स्पीड रहेगी वो लगभग कितनी, मैं कह सकता हूं 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बोल दो इसको, या हम कह सकते हैं और 1/10 ऑफ सी। तो सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए अभी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितनी उसकी वैल्यू होती है, कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती हैं और स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से विलियम क्रूक्स ने बता दिया कि ये और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या अपने पास बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो उनकी स्पीड इसके इक्विवेलेंट चलती है। तो मैंने एक आपको और बताया था कि एक्सरेज जो होती हैं वो कैसे डेवलप की जाती हैं। तो एक्सरेज जो डेवलपमेंट इनका कैसे बताया जाता है कि यदि जो कैथोड जो रेज होती हैं किसी भी हाई एटॉमिक वेट जो सब्सटेंस होता है उसके ऊपर हम डालेंगे उनको, तो वो एक्सरेज को एमिट करने का काम करता है। जैसे कि मैं बोल दूं कि यदि कि व्हेन beam of fast moving
इलेक्ट्रॉन, या सीधा आप लिख सकते हो कैथोड रेज स्ट्राइक्स ऑन हाई एटॉमिक वेट सब्सटेंस जैसे कि लाइक टंगस्टन। यदि ये जो बीम है कैथोड रेज की टंगस्टन के ऊपर यदि गिरेंगी तो ये क्या करता है, एमिट्स एक्स रेज। तो चलिए आप इन सब चीजों को जान चुके होंगे। नेक्स्ट, अभी ये सब जो काम चल रहा था, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज मास रेशियो, और जो ग्लो मैंने बताया एनोड के ऊपर आता है, फ्लोरोसेंट ग्लो वगैरह, ये सब काम हो चुका था। फिर यहाँ से जो E/M जो रेशियो था, उन्होंने एक जानकारी और दी थोड़ी सी कि जो E/M रेशियो है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है भाई, इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है अपना ऑफ कैथोड, उसके ऊपर ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं और आप इनको बहुत अच्छे से, यदि लेक्चर को आप मेरी एनर्जी के साथ चल रहे हो तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कंटेंट आप सीख के जाएंगे और आपकी रुचि बढ़ेगी फिजिक्स के अंदर। और अभी यदि आपके समझ में आ रहा है तो इसी हिसाब से मैं फिर आगे अपने लेक्चर प्रिपेयर करके डिलीवर करने का काम करूँगा। तो आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं ताकि हमें भी एनर्जी मिलती रहे कि क्या आप चाहते हैं, और उसी हिसाब से हम अपना जो कंटेंट आप तक उसी एनर्जी के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैंने बताया E/M जो रेशियो था वो इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई है। सेकंड चीज वो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है अपॉन नेचर ऑफ द गैस फील्ड, कि जो गैस फिल्ड की जाती थी इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है। तो देखिए फिलहाल आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखें कि जो E/M रेशियो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। वैल्यू कितनी थी, 1.76 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, जो कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। यदि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर हम कोई और गैस डाल देते हैं तब भी मतलब जो E/M रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये उन्होंने और जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके देखे थे उनके बिहाफ पे इन्होंने ये अपना कंक्लूजन दिया गया। तो नेक्स्ट, जब ये सारा काम चल रहा है पैरेलल के अंदर, तो उसी टाइम के ऊपर जो मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट थे वो 1901 के अराउंड एक नई थ्योरी के साथ आते हैं कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो कि लाइट जो उसके पास मतलब वेव नेचर है, तो उन्होंने बताया कि जो भी रेडिएशन होती हैं, जैसे चाहे हम लाइट वेव्स की बात करें, चाहे रेडियो वेव्स की बात करें, चाहे विजिबल रेडिएशन, एक्स रेज, तो ये सभी एनर्जी को कैरी करती हैं इन फॉर्म्स ऑफ फोटॉन्स, या फिर हम उसको क्वांटा बोल सकते हैं, जिनको हम पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये 1901 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि इन 1901 मैक्स प्लैंक came up with new concept regarding रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या क्या होती है तो ये आप अच्छे से समझते होंगे, जैसे एक्सरेज वगैरह, लाइक एक्सरे हम बात करें, यूवी रेज, माइक्रो हों, रेडियो हों, विजिबल, एटसेट्रा। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो रेडिएशंस होती हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं किसकी फॉर्म में, पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में।
जो कि पार्टिकल नेचर के लिए काम उन्होंने एक प्रकार से बताया। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो रेडिएशंस थी कि दीज रेडिएशंस कैरीज एनर्जी in the form of packets or bundles. नॉन फोटॉन्स, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, फोटॉन्स या क्वांटा। चलिए, तो ये पैरेलल में अपने पास एक नई थ्योरी आ गई जिसको हम पार्टिकल नेचर के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि लाइट के पास दोनों नेचर एस्टैब्लिश हो गए। पहला नेचर जो वेव था वो किसने बताया, हार्ज एक्सपेरिमेंट ने परफॉर्म करके बताया। तो सेकंड जो 1901 के अंदर जो नई थ्योरी आई उसने बताया कि भाई इनके पास रेडिएशन, जो रेडिएशन होती है वो एनर्जी कैरी करती हैं पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में। तो इन्हीं के बिहाफ के ऊपर जो कुछ फिनोमेना होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे अब तक, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, या फिर हम बात करते हैं और जैसे कि मैं बोल दूं आपको पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन या फिर अपना इंटरफ्रेंस। तो ये कुछ अलग अलग फिनोमेना या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हम इन डेप्थ इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो ये सारे फिनोमेना जो हैं कुछ वेव से एक्सप्लेन किए जा सकते थे, कुछ किए जा सकते थे किसके द्वारा, पार्टिकल नेचर के द्वारा। तो ये दो थ्योरी चल रही है पैरेलल के अंदर। इसका मतलब जो रेडिएशन होती है उनके पास दोनों नेचर होते हैं, ठीक है। उनके पास क्या है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। कुछ बेसिक फिनोमेना जो है दोनों के द्वारा भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है तो वेव नेचर भी एक्सप्लेन करता है और पार्टिकल नेचर भी एक्सप्लेन करता है। तो अभी जो डी ब्रोगली थे जिसको हम पढ़ते हैं मेनली, डी ब्रोगली जो रिलेशन आता है, तो डी ब्रोगली का मानना था 1924 के अराउंड डी ब्रोगली ने बताया कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। डी ब्रोगली का क्या मानना था कि जितनी भी एनर्जी इस स्पेस के अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म्स के अंदर है। उन्होंने बताया या तो जो एनर्जी वो मैटर के पास है या फिर किसके पास है, रेडिएशन के पास। तो इसका मतलब जो अभी दोनों थ्योरीज हम डिफरेंट पढ़ रहे थे, एक प्रकार से उन्होंने इन दोनों थ्योरीज को मिला दिया और ये थ्योरेटिकल उन्होंने बताया उसके लिए उन्होंने कुछ जो मतलब हम बोलते हैं कि ड्यूअलिटी के लिए उसको किन चीज़ों ने कंपेल किया। तो कंपेल जो था उसके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ कि डी ब्रोगली का सोचना क्या था कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली whole of the energy in the universe is in two forms। किसके अंदर है वो, दो फॉर्म्स के अंदर है। तो उनका क्या मानना था, या तो किसके पास है, दैट इज in form of matter and electromagnetic radiation। तो ये उनका मानना था कि जितने भी एनर्जी यूनिवर्स के अंदर है वो इन दोनों फॉर्म्स के अंदर है। अभी नेक्स्ट वो बोलता है कि भाई नेचर जैसे सिमेट्री, मतलब हम बोल रहे हैं कि नेचर लव्स सिमेट्री। तो उसने कंसेप्ट बताया कि रेडिएशन के पास भी दो नेचर थे, वेव का और पार्टिकल था। तो सिमिलर वे के अंदर मैटर के पास भी क्या होगा, ड्यूअल नेचर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने बताया मैटर फॉर्म के अंदर, और दूसरा वो कहते हैं कि एज नेचर लव्स सिमेट्री इसका मतलब नेचर सिमेट्री को लव करता है। कहने का मतलब यही है कि जैसे रेडिएशन में भी दोनों थे, पार्टिकल भी वेव भी, तो सिमिलर वे में जो मैटर है उसके पास भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये उनका कंसेप्ट था यहाँ पे बेसिकली। सो हैंस मैटर
should also possess dual nature like radiation। ठीक है, तो उनका मानना था कि भाई मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए जैसे कि रेडिएशन के पास है। अभी नेक्स्ट जो बात हम इसमें करेंगे, ये जो थ्योरेटिकल उसने मतलब दिया था, एक्सपेरिमेंटल जो इसका प्रूफ था वो किसने बताया था? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि लेटर ऑन इट इज एक्सपेरिमेंटली verified by Davison and Germer एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने इस चीज़ को लेटर बाद में एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया था? वेरीफाई कर दिया था। ठीक है, तो ये इसीलिए हम जो चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन यूज़फुल है, तो आप इस तरीके से यदि पढ़ते जाएंगे आपका इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर डेवलप होगा और उसी हिसाब से हम आगे की जो चीज़ें हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे ताकि आप जान पाओ कि क्या होता है। क्योंकि फिजिक्स जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये इसको बर्डन नहीं है, मतलब कभी आप सोचो कि भाई बर्डन है, आप इसको सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़ोगे तो आप बहुत सी जानकारी समझ पाओगे। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो कोई भी नेचुरल इवेंट है, तो हम उसी की स्टडी को ही फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ये आपने बेसिक डेफिनेशन याद भी की होगी, अभी तक आप रट रहे होगे, आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हो धीरे धीरे। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो भी इवेंट्स होते हैं हम उनको नेचुरली लिंक कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे वो चीज़ है। तो ये समझने में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ईजी बढ़ाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के एमिशन की, कि एमिशन का मतलब क्या होता है। ये अपना मेन पार्ट रहेगा, एमिशन का मतलब क्या होता है। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी मेटल सरफेस ले लेता हूँ, मैंने ये कोई मेटल सरफेस ले लिया। अभी इतनी नॉलेज तो सभी को है कि कोई भी मेटल होता है उसके पास क्या मिलते हैं हमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अभी हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाना है, क्योंकि सर्किट में हम यदि इलेक्ट्रॉन्स को चलाएंगे तो ही करंट बनता है। तो मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन क्या अपनी मर्जी से बाहर आ सकता है? तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई भी मेटल है और इसके अंदर ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। तो इतना सभी ने पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, कि जो लूजली बाउंड बोल दिए जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, कि द इलेक्ट्रॉन्स present in outermost orbit या हम कह सकते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सवाल मैंने पूछा था आपसे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से बाहर आ सकते हैं, तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, मान लो मैं बोलता हूं कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है और हम कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से बाहर यदि आ जाएगा, तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो था वो मूव कर गया है, और अभी यदि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तुरंत डेवलप हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैनॉट कम आउट ऑफ मेटल सरफेस ऑन इट्स ओन। वो खुद से नहीं आ सकता है, हमें कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हो कि करंट जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो जो कंडक्शन रेस्पॉन्सिबल है किसके द्वारा भाई? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एज हमने पढ़ा हुआ है, वी नो कि कंडक्शन is only due to कि जो कंडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा पॉसिबल है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इसीलिए हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करने वाले हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। That's why we talk about फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसीलिए हमें इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? कंडक्शन के लिए। तो हमने जो करंट है वो बनाना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने सवाल बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मर्जी से बाहर मेटल सरफेस से नहीं आ सकता है। तो वो सरफेस से बाहर इसीलिए नहीं आ सकता है कि इफ इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑन इट्स ओन, देन पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स। यहां पर क्या अपीयर होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने का काम करेगा। द पॉजिटिव चार्ज tends to pull back the electron। कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वापस खींच लेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खुद से बाहर नहीं आ सकता है। तो ये आप अभी समझ गए होंगे। अभी इसका हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसको हमने क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हमें एक्सटर्नल एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि जो भी फोर्सेज उसको अपनी तरफ वापस खींच रहे हैं, जिनको कि हम जो सरफेस बैरियर भी कह सकते हैं, या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें उसको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हैंस वी हैव टू गिव एक्सटर्नल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन to come out of the metal surface। metal surface, इसका मतलब क्या है? दैट इज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर, आप बोल सकते हो, या आप कह सकते हो और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस।
एक्टिंग ऑन इट, कि जो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज हैं उसके ऊपर लगे हुए हैं, वो उनको ओवरकम करने के लिए हमें उसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकें, इसी को हम क्या कहते हैं, एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन या सिंपली एमिशन। तो अब आप अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हम इसी की बात करते हैं अब, इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्योंकि अभी हमने पीछे जैसे चैप्टर के अंदर कवर किया था कि जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन जो हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे उन्होंने, जैसे थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे बने थे, उन्होंने उसको नाम दिया था। तो जो एंड ऑफ 19th सेंचुरी है तब तक मतलब अच्छे से समझ में आ गया था कि जब भी किसी मेटल सरफेस को हम एक्सपोज करेंगे रेडिएशंस के साथ तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या होता है कि द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface when external energy is supplied to it, कि जब भी किसी मेटल सरफेस को हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर लिबरेट होने का काम होगा। तो ये जो एनर्जी होती है किन फॉर्म्स में प्रोवाइड की जा सकती है, उसी को हम टाइप्स ऑफ एमिशन के अंदर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है अपने पास टाइप्स ऑफ एमिशन। जनरली हम एमिशन जो होता है उसको 4 टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं इसको राइट कर लेता हूं यहाँ पर कि इट इज ऑफ 4 टाइप्स, कि 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए हम नाम देते हैं थर्मायोनिक एमिशन। जिस प्रकार से हम एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो एक्सटर्नल एनर्जी, उसी के हिसाब से हमने इन एमिशंस को नाम दिया है। तो सबसे पहला अपना क्या मैंने बताया, थर्मायोनिक एमिशन। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक, जो कि चैप्टर का अपना बेस भी है एक प्रकार से। इसी को हमने डिटेल्ड स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है फील्ड एमिशन। और लास्ट जो होता है अपने पास, उसको हम जानते हैं किसके नाम से, सेकेंडरी एमिशन के नाम से। तो अभी हम इन चारों टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ये जो एमिशन है, और फिर हम वर्क फंक्शन भी जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट टर्म है। जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ले लेते हैं अपना थर्मायोनिक एमिशन। तो थर्मायोनिक एमिशन के लिए मैंने ये कोई मेटल सरफेस ले लिया, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक कोई भी एमिटर लगा लिया। मैंने इस पे लिख लिया कि ये क्या है, अपना कोई भी
एमिटर है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने का काम करेगा। तो हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं थर्माइनिक एमिशन में? थर्मल एनर्जी, जो हीट की फॉर्म में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं थर्माइनिक एमिशन में कि हीट एनर्जी को प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? थर्माइनिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे सरफेस से, उनको हम क्या नाम देते हैं? थर्मियोन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कि एमिटर को हमने यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड की और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिबरेट हो गए हैं, इनको हम क्या नाम देंगे? दैट इज थर्मियोन्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि व्हेन suitable amount of heat energy is supplied to metal surface, it is known as थर्माइनिक एमिशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं? थर्माइनिक एमिशन। मतलब एक फिनोमिना है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, किसके द्वारा? हीट एनर्जी को प्रोवाइड करके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इन्हीं को क्या नाम देते हैं? थर्मियोन्स। और जो करंट ये अपने बनाएंगे उसको हम क्या बोल देते हैं? थर्माइनिक करंट। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि करंट कॉन्स्टिट्यूटेड, जो करंट बना बाय थर्मियोन्स इज नॉन थर्माइनिक करंट। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? थर्माइनिक करंट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बना रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमने कैसे बाहर निकाले थे? हीट एनर्जी को प्रोवाइड करके। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो सेकंड टाइप आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन होता है उसके द्वारा। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक, और इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, वापस से हम कोई मेटल सरफेस हमने ये ले लिया यहाँ पे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के ऊपर, तो उसी लाइट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होंगे, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट है जो एनर्जी लेके आती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है इनके पास? फोटॉन्स। जो मैक्स प्लैंक का जो कंसेप्ट था कि भाई फोटॉन्स पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी इस मेटल सरफेस को प्रोवाइड करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस इंसिडेंट एनर्जी को गेन करते हैं। तो कुछ उनका वर्क फंक्शन होता है कि उसके ऊपर ही वो इजेक्ट होंगे, उससे नीचे वो इजेक्ट नहीं होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये लाइट के द्वारा एक्साइटेड होके गए हैं, और ये जो करंट बनाएंगे, इस करंट को हम क्या नाम देंगे? कि करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स is termed फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किनके द्वारा ये करंट बनाया गया? दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। अब वो इंसिडेंट लाइट ने एक्साइट किए थे, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे भाई? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
कि द फिनोमिना ऑफ emission of electron from metal surface when suitable frequency of light incident on metal सरफेस, कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आके गिरेगी तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। करंट जो बनाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट जो फिनोमिना आता है अपना, उसके अंदर हम बात करते हैं फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन, जिसका कि हम दूसरा नाम भी इसको बोल देते हैं कोल्ड कैथोड एमिशन। तो फील्ड एमिशन के अंदर क्या होगा, तो देखिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो ये यहाँ से हम कोई भी एक्सटर्नल फील्ड हम ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर आप समझ सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर जाएंगे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कितनी वैल्यू का लगाया जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली नियर हम कह सकते हैं 10⁸ वोल्ट पर मीटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए इनको हम क्या नाम देंगे, दैट इज फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही जो करंट बनाएंगे, उसी करंट को हम क्या नाम दे देते हैं, फील्ड करंट। तो आप इसको याद रख सकते हो कि करंट बाय फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड करंट। तो दूसरा इसका नाम, इसको हम क्या बोल देते हैं, कोल्ड एमिशन बोल सकते हो या कोल्ड कैथोड एमिशन, also known cold cathode emission। क्योंकि इसमें हम बिना हीटिंग इफेक्ट जनरेट किए हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, और वो वैल्यू मैंने बता दी है कि लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑपरेट करते हैं, वो फिर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं जिनको हम फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो बेसिकली आप इसमें लिख सकते हो कि फील्ड एमिशन कैसे होता है, कि व्हेन फिनोमिना, एक प्रकार का फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, और फिनोमेना को हम फील्ड एमिशन बोल देते हैं। तो लास्ट जो इसकी टाइप आती है जिसके अंदर हम बात करेंगे सेकेंडरी एमिशन की, तो इसको और समझते हैं। सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन का मतलब है कि हम यहाँ पे एक बीम ले लेते हैं किसकी, फास्ट मूविंग जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक बीम ले ली, यहाँ पे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सरफेस के ऊपर आके टिकेंगे, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स
तो ये जब आके टिकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when beam of fast moving electrons is incident on it। तो ये जो फास्ट मूविंग जो मैंने लिखा हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको हम बहुत ही तेजी से दौड़ा के लेके आते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को, और उसको सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले बाहर यहाँ पे, ये क्या कहलाते हैं अपने, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या नाम दे देते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट बनाते हैं, इसी करंट को हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी करंट। तो ये अपने टाइप्स ऑफ एमिशन थे। होप सभी को अच्छे से क्लियरली अंडरस्टूड है। डायग्राम बना के प्लॉट करके आप इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लास्ट जो टर्म है अपनी वर्क फंक्शन, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए वर्क फंक्शन जो होता है इसको हम फाई नोट से या फिर कैपिटल W से दिखा देते हैं। अब वर्क फंक्शन का मतलब है कि कितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हम उसको उसकी जगह से बाहर निकाल लें। यही क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ डेफिनेशन इसके अंदर कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for emission of electron, कि कितनी मिनिमम एनर्जी हमें बाहर उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन। अब इसकी जो यूनिट होती है जिसको हम मेजर करते हैं, उसको हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको हम किस में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, तो इसको भी हम समझते हैं। इसकी वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है कि हमें उसको इतनी एनर्जी, बेसिकली जैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की जब हम कोई भी जो 1 वोल्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ, द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by 1 वोल्ट। तो ये अपना वर्क फंक्शन है। अब ये जो वर्क फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये भी ये पूछा जा सकता है कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, कि जो वर्क फंक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल या मटेरियल हम बोल सकते हैं,
सेकंड हम कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल सरफेस, जो मटेरियल का जो सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और लास्टली इम्प्योरिटी प्रेजेंट, तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो वर्क फंक्शन है वो अपना डिपेंड करता है। तो अभी आज हमने जो पढ़ा है इसके अंदर एक टेबल और है अपने पास, जो वैल्यू है आप इसमें याद रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो मेटल वर्क फंक्शन मैंने वैल्यू लिखी हुई है, वर्क फंक्शन किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनका वर्क फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। तो जैसे इसके अंदर सबसे जो लोवेस्ट वर्क फंक्शन और हाईएस्ट, ये दोनों टर्म्स आपने ध्यान रखनी है। तो लोवेस्ट जो वर्क फंक्शन होता है वो किसका है यहाँ पे, सीजियम का, लोवेस्ट वर्क फंक्शन। और सेकेंडली जो हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है वो किसका है यहाँ पे, प्लेटिनम का। तो ये दोनों आपको याद करने हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट के अंदर पूछे जा सकते हैं कि कौन से मटेरियल का लोवेस्ट वर्क फंक्शन होता है और कौन से का हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है। बाकी इन बिटवीन वैल्यूज़ रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसीलिए इंडिकेट की गई हैं ताकि आप समझ पाओ। जैसे सीजियम में 2.14 है और पोटासियम 2.30, लिथियम 2.5। तो हर मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग है। कहने का मतलब हमें उसको अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आज हमने इसके अंदर कवर की हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, होपफुली आप अच्छे से इसको पढ़ पाए हो। नेक्स्ट इसके अंदर अपना कंडक्शन इन गैसेस, चलिए एक ये छोटी सी चीज़ जो इम्पोर्टेंट भी है उसके बारे में हम बात करते हैं। कंडक्शन इन गैसेस किस प्रकार से होता है, इसको समझने का काम करते हैं। कंडक्शन इन गैसेस, तो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, या हम बोल देते हैं कि करंट जो फ्लो करता है किसी भी ट्यूब के अंदर से, किसी भी गैस के अंदर से। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई ट्यूब ली और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक अपना कैथोड और दूसरी तरफ क्या अपना एनोड। और इस जो ट्यूब के अंदर हम यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या रखते हैं, लो प्रेशर रखते हैं। इस लो प्रेशर जो ट्यूब होती है इसी को हम क्या नाम देते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे स्टार्टिंग में जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। उसने बताया कि जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे कैथोड के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कैथोड रेज निकलते हैं, बाद में उनको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया, और ये आगे जाके एनोड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो एक ग्लो अपीयर होती है। और उसी के हिसाब से जो लो प्रेशर के अंदर ये जो काम हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जा रहे हैं, ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, कंडक्शन इन गैसेज। तो कंडक्शन इन गैसेज का मतलब क्या होता है कि द करंट फ्लो थ्रू द गैस एट लो प्रेशर। इस कॉल्ड कंडक्शन। इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, कंडक्शन, या फिर हम क्या बोल देते हैं, और डिस्चार्ज। कंडक्शन बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, डिस्चार्ज थ्रू गैस। चलिए, तो मैंने बताया कि हम ये लो प्रेशर के ऊपर ही रखते हैं। तो लो पे ही क्यों ज़रूरी होता है, दूसरा हाई पे क्यों नहीं कर सकते हम इस चीज़ को, या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी बात करें तो उस पर क्यों नहीं हो सकता डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज जो गैसेस के अंदर होता है वो चेंज इन प्रेशर के साथ वेरी करता है। तो इसको समझते हैं कि डिस्चार्ज थ्रू गैसेस,
discharge through gases varies with change in pressure। तो मैंने बताया कि लो के ऊपर तो हो जाता है। अब लो वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, लगभग 0.001 mm ऑफ मरकरी कोलम। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हम लगाते हैं उसकी वेरिएशन ज़्यादा होती है, 10,000 से लेके 15,000 वोल्टेज या और भी हाई हम रख सकते हैं। तो इसमें लो पे तो हो जाता है, मैंने इसको लिख दिया है। हाई पे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्यों नहीं होता, उसका रीज़न देखते हैं यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने की, और आप इसको पढ़िए अच्छे से कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो उसके ऊपर जो आयंस होती हैं अपने पास, जो गैसेस के अंदर, वो बहुत ही क्लोजर आ जाती हैं, और इतना क्लोज आ जाती हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस है वो रिकम्बाइन कर जाती हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि द आयंस इन द गैसेस आर सो क्लोजर दैट दे रिकम्बाइन। Hence no conduction occurs। इसीलिए यहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। तो ये अब दोनों पॉइंट्स आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसके अंदर कि जो वोल्टेज है वो हम अलग अलग क्यों लगाते हैं। जैसे मैंने एक रेंज बताई आपको कि बहुत हाई वोल्टेज हम ऑपरेट करते हैं, तो हाई वोल्टेज इसीलिए रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे क्योंकि हर गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंट होता है। हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैसेस। तो ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ी है इस क्लास के अंदर। तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट था ये आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा और एक इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो आपकी जो स्टडी है उसको एक प्रकार से एनरिच करने के लिए है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के जो एमिशन थे उसकी कितनी टाइप्स थी, कंडक्शन इन गैसेज मैंने लास्टली कवर किया है, कैथोड रेज उनकी प्रॉपर्टी, वर्क फंक्शन, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो होपफुली आपने जो भी सेशन है बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और आज इस क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं, और जो चैनल है अपना इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद यदि कोई फीडबैक है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, तो एंजॉय।